नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। यूपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड्स। इस क्लास में हम लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। आज ये तीसरी क्लास है। यदि आपने 1 और 2 क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग लगातार धीरे-धीरे प्रश्नों को देख रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इस क्लास से जो है इसी तरह से एग्ज़ाम में जो है यूपीएससी टीआरई 4 में प्रश्न आएँगे फ्रेंड्स। तो यदि चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और देखिएगा क्लास, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न आया था फ्रेंड्स यूपीएससी टीआरई में कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? ऑप्शन ए चराई, ऑप्शन बी वनारोपण, ऑप्शन सी वनोन्मूलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वनारोपण। क्या फ्रेंड्स होगा? वनारोपण। वन लगाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, बाढ़ को रोक सकते हैं फ्रेंड्स। बाढ़ बाढ़ रोकने में जो है मृदा का अपरदन होता है, तो आप अगर पेड़ पौधों को लगा रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है, बाढ़ के मृदा अपरदन को रोका जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इसका डिस्कस दिया है फ्रेंड्स कि बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनारोपण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृक्षारोपण भी कहते हैं। और वृक्ष अपने जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल अवशोषित करने में सक्षम होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ऑप्शन ए 123वां, ऑप्शन बी 133वां, ऑप्शन सी 140वां, ऑप्शन डी 100वां। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 133वां। प्रति व्यक्ति जो है हर साल जो है भारत में जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा स्थान है? तो 133वां है फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए इसका डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। विश्व संसाधन के अनुसार प्रति व्यक्ति जब वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत 164 देशों में 133वें स्थान पर है। देश में प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता मात्र 1544 क्यूबिक मीटर है, जो वैश्विक औसत 3000 क्यूबिक मीटर से काफ़ी कम है, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? ऑप्शन ए गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन कौन है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि शीत ऋतु में तमिलनाडु तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण क्या है? ऑप्शन ए लौटते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, और ऑप्शन सी पश्चिमी मानसून पश्चिमी विक्षोभ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। 8 डिग्री उत्तर से 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तर और 21 उत्तर अक्षांश के मध्य,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं डिस्कस फ्रेंड्स। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अब अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में होता है, जबकि ये चक्रवात अधिकतर खतरनाक होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये लिखा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 15 अक्टूबर फ्रेंड्स। क्या होगा? 15 अक्टूबर। चलिए इसका डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। 15 अक्टूबर दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराता है। यह मानसून अक्टूबर और नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्सन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। कितना डेट है? 15 अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आगे लिखा है कि ट्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए सवाना प्रकार की, ऑप्शन बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण मानसूनी जलवायु। इसका डिस्कस फ्रेंड्स क्या लिखा है? टिवासा के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रसेदार प्रकृति फसलों का क्या होता है? उत्पादन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा की मैदानी किसी जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी इसका 2 से अधिक राज्य में विस्तार है। यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका डिस्कस देखिए। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी किसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर का पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रति वर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा में के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं, अतः इसमें इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स। जी त्रिवाता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ऑप्शन ए मेघालय का पठार, ऑप्शन बी पश्चिमी तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा पश्चिमी तट। पश्चिमी तट जो है भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्या है? क्षेत्र है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस देखिए। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस टिवार्था ने सन 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। टिवार्था के अनुसार दुनिया के 7 जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्या है? क्षेत्र है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक सागवान के क्षेत्र पाए जाते हैं, सागवान के जंगल पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है। चलिए देखिए आगे लिखा है दोस्त। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुंदरगढ़, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी सुरेंद्र नगर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट उत्तर है। और इसका उत्तर क्या होगा सुंदरवन का। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर क्या होता है अवस्थित होता है। यानी जब जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती है तो मेघना का निर्माण करती हैं और मेघना से ही हम लोग क्या बनता है डेल्टा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में जो है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। कांटेदार जंगल व झाड़ियों ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूलतम परिस्थितियाँ नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि घास के मैदान झाड़ झंगाड़, घास के मैदान झाड़ झंगाड़ वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित हैं। उन्हें कहा जाता है ऑप्शन ए सुरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत वन। क्या बोलते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। घास के मैदान झाड़ झंगाड़ वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को वर्गीकृत वन कहा जाता है, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। और आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हुए संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय कर्नाटक में भी होता है और केरल में भी होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी तट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो वहाँ पर तो 33% बताया गया था, लेकिन विकल्प में देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 39%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 33% जो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका डिस्कस देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस वन नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न है। पहला राष्ट्रीय वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा गांव के जंगल और चौथा वृक्ष भूमि। इन 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है इस नीति के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवण नहीं है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखा है, भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में, भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में क्या लिखा है, हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्सों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदाकदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी कोरोमंडल, ऑप्शन सी कोंकण। आप उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा कोरोमंडल। कोरोमंडल तट पर जो है चक्रवातों सबसे क्या होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। और कोरोमंडल तट कहाँ है, तमिलनाडु में फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे इसका डिस्कस देखिए फ्रेंड। क्या लिखा है, भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित कर रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी घाट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरी सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा प्रश्न आया फ्रेंड्स कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न उसमें से विकल्प एक दिया है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस है या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उससे हीट वेव माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए एक और दोनों सही है, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन सी केवल दो सही है और ऑप्शन डी न तो एक सही है और नहीं डी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, न तो एक सही है और न तो दो सही है। ठीक है फ्रेंड, इसका डिस्कस देखिए, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर उल्टा दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि मृदा का पलवार करना संबंधित है। खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी के लिए, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, मालाबार करते हैं या मल्चिंग करते हैं। मृदा का पलवार का मुख्य उद्देश्य मृदा की नमी को बनाए रखना। पलवार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा के पत्तों को पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जो खेत की नमी को क्या करती है, बरकरार रखती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है कि गंगा के मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा के मैदान की एक प्रकार से मिट्टी से क्या हुआ है, भरा हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं डिस्कस। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर, जिसको पुराने जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, खादर का मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी में वर्गीकृत किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार को भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो यह जो है ऑप्शन ए
कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है कि भारत में मिट्टी जो है काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुर या काली मिट्टी या चरनोजम आदि के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। यह बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।